नमस्कार बच्चों, मैं आज लेकर आया हूं 12 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर। और इस पेपर के भी सभी मैथ्स के सवालों को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। इसकी छोटी छोटी बातों को भी और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझाता चलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आज के सबसे पहले सवाल पे। देखिए, सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी दो क्रमागत छूटे जो है वो 84% की एकल छूट के समतुल्य है। यानी ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी दो छूटों को अगर हम देखें, ऑप्शन में से देखना है कौन सी दो छूटे जो है वो इक्विवेलेंट डिस्काउंट 84% का देंगे। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको समझना है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है समतुल्य बट्टा का या एकल छूट का जो फॉर्मूला होता है दो डिस्काउंट वाले में, वो होता है a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। तो आपको बस यही देखना है कि इसमें से कौन सा यूज करने पर 84 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान दें तो सभी को जोड़ने पे 100 आ रहा है, देख रहे हैं, सभी को जोड़ने पे 100 आ रहा है। तो 100 में से कितना घटेगी 84 आए, 16 घटेगा तो आएगा। तो गुना करने में किस पे 1600 आ रहा है, देख लीजिए। गुना करने पर 1600 केवल यही आएगा, 8 दूनी 1600 बटा 100 कट जाएगा तो 16। तो 100 में से 16 घटेगा तो भी 84 आएगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इस सवाल में देखिए, लिखा है एक व्यक्ति एक कार 2,50,000 में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर, ध्यान यहाँ दीजिएगा, खरीदना तो 2,50,000 में हुआ और उसकी मरम्मत पर 30,000 रुपए खर्च करता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि 2,50,000 में तो हमने खरीदा और 30,000 उसकी मरम्मत पे खर्च किया, तो ओवरऑल हमको 2,80,000 का पड़ा। उसका जो लागत मूल्य हो गया वो हो गया 2,80,000। उसका जो लागत मूल्य हो गया वो हो गया 2,80,000। इसके बाद हमने उसे 3 लाख में, उसके बाद हमने उसे 3,50,000 में बेच दिया। उसके बाद हमने इसे, देखिए यहाँ लिखा है ना, 3,50,000 में बेच देता है, 3,50,000 में बेच देता है। तो आपसे पूछा गया है कि लाभ जो हुआ उसका परसेंटेज बताइए। कभी भी अगर लाभ का परसेंटेज बताना हो, लाभ क्या क्या हानि क्या क्या, किसी भी चीज का परसेंटेज बताना हो तो वैल्यूज की जरूरत ही नहीं है। आप इतने बड़े वैल्यूज को लेकर चलिए ही मत, आप उसको काट कर छोटा कर लीजिए, वैल्यू को छोटा कर लीजिए, क्योंकि रेशियो से ही हम परसेंटेज बता लेंगे। तो हम वैल्यू काट रहे हैं, 4 जीरो को हमने 4 जीरो से काट दिया। यहाँ पे 28 है, 35 है, देखिए हम 7 से काट रहे हैं, 7 चौका 28, 7 पंचे 35। देख सकते हैं 4 का खरीदा था और 5 का बेचा है, प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 का। और 1 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, 1 ऊपर क्रैमूल नीचे गुना 100, यानी 25% का प्रॉफिट है, यानी 25% का प्रॉफिट है। तो इस तरीके से ये सवाल आप बहुत आसानी से बना लेंगे। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल में सीखिए, देखिए, जैसे इस सवाल में दिया है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे हम 72 और 122 को भाग दें तो हर दशा क्रमशः जो है वो 3 और 7 शेषफल बचे। कहने का मतलब अगर हम 72 को भाग दें तो 3 शेष बचे, और अगर हम 122 को भाग दें तो 7 शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको लसामसा का इस सवाल में आपको करना क्या पड़ता है कि 72 में से आप 3 जो शेषफल बचना उसको माइनस कर दीजिए, 69, और 122 में से आप ये 7 जो शेषफल बचना वो माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 115। और क्या करना होता है, इसका एचसीएफ निकालना रहता है। बट अगर हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है कि हो सकता है इसका एचसीएफ निकालने से ज्यादा अच्छा होगा कि हम ऑप्शन को एक बार जरूर चेक करें। तो ऑप्शन को देखिए, कौन से ऑप्शन से 69 भी कट रहा है और 115 भी। तो आप इसमें साफ साफ देख पाएंगे कि केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिससे 69 भी कट जाएगा और 115 भी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका एचसीएफ निकालने से बचिए। कभी भी आप ऑप्शन को प्रायोरिटी दीजिए, अगर सवाल ऑप्शन से बन जाएगा तो आपका बहुत सारा वक्त बचेगा। ठीक है, सवालों को सिखाने के क्रम में जो भी हम बात आपको बता रहे हैं, छोटी छोटी बातें, उन पे अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा 100 आउट ऑफ 100 या 100% मार्क्स गेन करने में ये आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो आप ध्यान देकर सुनिए हर बात को कि किस तरह से अपना वक्त बचा सकते हैं, कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं, और जहां तो हो पाएगा आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जैसे इस सवाल में देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल, अगर आपने रेशियो पढ़ा होगा तो चतुर्थ अनुपात पढ़ा होगा, वहां पे बताया गया होगा चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला होता है BC/A। तो लास्ट वाले दोनों को गुना करना है और 17 से भाग देना है। तो 17 से जब भाग दीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 17 तिया 51 और 32 तिया 91। तो इस तरीके से आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल जाता है। रेशियो वाले में खासकर मध्य अनुपाती मीन प्रोपोर्शनल जिसका वैल्यू रूट अंडर ए बी, तृतीय अनुपाती B²/A, और फोर्थ प्रोपोर्शनल BC/A। ये 2 3 4 प्रोपोर्शनल है जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में लगभग इससे सवाल आते रहते हैं। चलिए अगले सवाल में सीखते हैं कि क्या सीखने को मिलेगा इस सवाल में। इस सवाल में दिया है कि x प्लस वाई का वैल्यू 18 है और उसका गुणनफल जो है 77 है। तो आपको बताना है x और y का कौन सा मान पॉसिबल है। देखिए, अगर आप x प्लस वाई 18 देख रहे हैं तो सारे ऑप्शन आपको सही दिखेंगे, क्योंकि सब में जोड़ने पर 18 आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप ध्यान देंगे कि गुना करने पर 77 आ रहा है, तो ऑप्शन देखने पर आप साफ देख पाएंगे कि गुना करने पर यहीं पे आपको 77 मिलेगा और कहीं पे 77 नहीं मिल रहा है। तो इस सवाल में भी हम आपको प्रेफरेंस देने के लिए बोलेंगे कि यहाँ भी आप ऑप्शन को प्रेफर करिए। ऑप्शन से ये सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा, ना कि उसको कैलकुलेट करने के चक्कर में रहिए, वहां से परहेज करिए, कैलकुलेशन से बचिए, यहाँ आप ऑप्शन इस्तेमाल करिए। इस सवाल में देखिए, इस
लाइन ग्राफ में जो है सवाल दिया है कि दिए गए वर्षों में से कौन से दो वर्षों में 3 कंपनियों की कुल बिक्री बराबर है। यानी आपको ऑप्शन से जोड़ जोड़ के देखना है कि भाई मान लीजिए आपको इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, जोड़ के देखना है कौन से 2 सालों में बराबर है। तो ये सिर्फ जोड़ने का सवाल है। जैसे 2011 और 2013 क्यों है आंसर कि 2011 को अगर आप जोड़िएगा तो यहाँ भी 199 आएगा और 2013 में भी जोड़िएगा तो आंसर कितना आएगा 199। जोड़ने का मतलब सिर्फ जोड़ना है बाबू। 8 7 15, 15 4 19 का 9 कैरी 1, 7 6 13, 13 5 18 और 1 19। इस तरह जोड़ के देखना है। यहाँ भी 199 आया, यहाँ भी 199, तो यही सही है क्योंकि दोनों में बराबर बोला गया है बाबू। लिखा है कि बिक्री बराबर किन दोनों में है, तो इसलिए आंसर क्या होगा 11 और 13। हाँ बाबू 11 और 13 में बराबर है, इसलिए वो आंसर सही है। ठीक है, अगले सवाल में देखा जाए हम लोग। देखिए इस सवाल ये काफी अच्छा सवाल है। इस सवाल में कई बार बच्चे लॉन्ग चले जाते हैं, तो छोटा बनाने का क्या टेक्निक होगा, किस तरह से आप शॉर्ट कर पाएंगे, देखिए हमसे। देखिए लिखा है एक समकोण त्रिभुज। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। और समकोण त्रिभुज में कहा जा रहा है किसी एक भुजा के 2 गुने से 2 अधिक है। कौन? त्रिभुज का जो कर्ण है, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो किसी एक भुजा के 2 गुने से 2 अधिक है। मान लीजिए कोई एक भुजा आप एक्स मान लीजिए, मान लीजिए कोई एक भुजा आप एक्स मान लीजिए, तो जो इसका कर्ण है, जो इसका कर्ण है वो इसके 2 गुने से 2 अधिक है। तो 2 गुने से 2 अधिक, इस तरह कर्ण निकल गया। जबकि जो तीसरी भुजा है बाबू, तीसरी भुजा, इस भुजा के बारे में कह रहे हैं, तीसरी भुजा कर्ण के आधे से 13 ज्यादा है। सबसे पहले कर्ण का आधा कीजिए, 2x + 2 का आधा कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, x + 1। 2x + 2 को हाफ करिएगा तो x + 1, और कह रहे हैं कि उससे 13 ज्यादा है, तो यानी x + 1 में 13 जोड़ दीजिए, x + 14। सबसे पहले तो जरूरी है कि ये स्ट्रक्चर आप बना पाए। इसके बाद आपसे पूछा क्या गया, देखिए लिखा है कर्ण पे खींची गई माध्यिका की लंबाई। यानी अगर हम कर्ण पे यहाँ पे माध्यिका डालते हैं, माध्यिका जो मिड पॉइंट को मिलाती है, यानी यहाँ पे बराबर बराबर बांटे। और आप जान लीजिए कि कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो माध्यिका होती है वो हाइपोटेनस के हाफ के बराबर ही होती है। ठीक है, तो आपको एक्चुअल में हाफ बताना है, हाइपोटेनस का हाफ, हाइपोटेनस का हाफ। मान लीजिए आपने ऑप्शन, इसके बाद आपको कभी भी सॉल्व नहीं करना है, इसके बाद ऑप्शन यूज करना है। तो हाइपोटेनस का हाफ, मान लीजिए अगर 17 सही है तो रख के देखिए कि हाइपोटेनस का हाफ अगर 17 है तो हाइपोटेनस कितना होगा, 17 दूनी 34 होगा हाइपोटेनस 34। और अगर हाइपोटेनस 34 है तो यहाँ पे देखिए 2x + 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है 34, तो 2x + 2 बराबर 34, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा आपको, 34 - 2 32, और x बराबर हो जाएगा 16। यहाँ पे चेक करिए कि x का मान अगर 16 रखते हैं और यहाँ पे 16 4 20 10 30 रखते हैं, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी पाइथागोरस बनाता है, क्या ये पाइथागोरस को फॉलो करते हैं थ्योरम को। चेक करिए, 16 का स्क्वायर 256, 30 का स्क्वायर 900, और 900 में 256 जोड़िएगा तो कितना होगा 1156। याद है 34 का स्क्वायर 1156 ही होता है। तो इस तरह से ये सही जवाब है क्योंकि ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से ही आप बना सकते हैं। कभी भी आप अगर इसको पूरा सॉल्व करिएगा, द्विघात समीकरण बनाइएगा, बहुत लंबा जाएगा दोस्त। बेटर यही है कि आप इसमें ऑप्शन इस्तेमाल करिए और ढंग से बनाने का प्रयास कीजिए। हालांकि ज्यादातर सवालों में मीडियन नहीं पूछता, इन तीनों में से कोई एक पूछता है, तब भी ऑप्शन से ही बेस्ट बनेगा। तो ऐसे सवालों में आप ऑप्शन इस्तेमाल करिए। चलिए आज के अगले सवाल में चलते हैं। इस सवाल को देखिए। इस सवाल में आपसे बोला गया है एवरेज बताने के लिए। तो एवरेज में मेरे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एवरेज जो आप पढ़े हुए हैं इन सबको जोड़ लीजिएगा, जोड़िएगा तो आ जाएगा 630, और ये 9 गो है, भाग दे दीजिएगा, आराम से आपको एवरेज मिल जाएगा 70। तो इस सवाल में मेरा कोई काम नहीं है बाबू, सिंपल जोड़ लीजिएगा, एवरेज निकाल लीजिएगा। चलिए अगले सवाल में देखते हैं, कुछ सीखने लायक है तो वहां सीखा जाए। देखिए अब जैसे मूल ज्ञात करें तो यहाँ पे द्विघात समीकरण जो आपने मैट्रिक तक में भी जो पढ़ा है, 10th तक में जो पढ़ा है, नॉर्मल फॉर्मूले से निकालिए। ऑप्शन देख सकते हैं जिस तरह से दिखाई दे रहा है। तो फॉर्मूला कैसे लगाना देखिए, अगर आपको याद होगा -b मतलब x का कोफिशिएंट प्लस -√d। अब d कैसे निकलेगा, b स्क्वायर, d का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, d बराबर होता है b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 -4 × 1 a × c -6। अब देखिए क्या होगा, 6 चौक 24 प्लस 24 हो जाएगा, और 24 4 28, यानी यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा 28, और बटे में 2a, तो 2 क्योंकि a जो है 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बाबू 1 है। बस इसी को सॉल्व करके मार देना है आंसर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 28 है, आप अगर 2 बाहर निकाल लीजिए ताकि काटना हो, तो यहाँ पे बचेगा कितना 7 है ना, 2 दूनी 4 7 28, तो 2 बाहर 2√7, 2 कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस -√7, -1 प्लस -√7। तो ये बड़ा सिंपल सा द्विघात समीकरण का फॉर्मूले से ये सवाल हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। इस सवाल में एक सिंपल सा बॉड मास का सवाल है, बहुत ईजी भी है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, नॉर्मल सा सवाल है। बस आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करिए, 3 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 4, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक तो सॉल्व, यहाँ माइनस यहाँ गुना है। अगर हम माइनस प्लस की बात करें तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और इसके बाद देखिए क्या होगा, इधर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 4 तियां, पहले डिवाइड कर लीजिएगा, 4 तियां 12 और 5 3 8, और 8 - 8 कट के कितना हो जाएगा 0।
बहुत सिंपल टेक्निक से सवाल आराम से जीरो देगा। बस आपको ध्यान रखना है कि ये माइनस प्लस जो है ना, ये लास्ट में किया जाता है। पहले क्या करना है, ब्रैकेट, फिर क्या करना है, गुना भाग, ये सब आप कर सकते हैं। सिस्टमेटिक वे में अपना सवाल को बनाइए, बन जाएगा। चलिए हम आगे के सवालों की ओर बढ़ेंगे। इस सवाल में देखा जाए, इस सवाल में दिया है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों से 9 ज्यादा है तो लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। आप सवाल को समझिए, यहाँ दिया है कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 6:5 है। आप साफ साफ देख सकते हैं, बॉयज ज्यादा है ना, कितना यूनिट ज्यादा है, एक रेशियो ज्यादा है। एक रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9, लिखा है ना, बॉयज 9 ज्यादा है। तो एक रेशियो का वैल्यू अगर 9 है और आपसे बॉयज और गर्ल्स का सम पूछा गया है, तो लड़का लड़की मिला के है कितना, 6×5 11 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू अगर 9 है तो 11 यूनिट का वैल्यू 11 9 कितना हो जाएगा, 99। तो इस तरीके से ये सवाल विदाउट पेन बन सकता है, आपको पेन से लिखने की तक की जरूरत नहीं है, देख कर भी सवाल हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में दिया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है और फर्स्ट और लास्ट संख्या का योगफल आपसे पूछा गया है। चाहे 5 का दे चाहे 15 का दे, आपको बनाने का टेक्निक सीखना है कि अगर 5 संख्याओं का योगफल 240 है, 5 संख्याओं का योगफल 240 है, तो पांचों का एवरेज कितना होगा। तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, एवरेज कितना हो जाएगा, 48। 5 से भाग दे दिया तो 48 क्या निकल गया, एवरेज। अब आपको यहाँ एक बात समझना है कि जब आप क्रमागत संख्याओं का एवरेज पढ़े होंगे तो वहां आपको बताया गया होगा कि जो औसत होता है क्रमागत वाले में, उसका वैल्यू, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। बस सवाल यहां समाप्त हो गया। आपसे एग्जामिनर ने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ही पूछा है, तो 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96। तो इस टेक्निक से आप सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए, चाहे 5 का एवरेज दे चाहे 15 का, मस्त बनेगा। चलिए हम अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल में देखिए क्या सीखने को मिलेगा। इस सवाल में आपको ध्यान देना है, इसमें सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है। अगर आपको आयतन का फॉर्मूला याद है, बेलन के आयतन का बाबू, तो ये सवाल आप आसानी से बना ले जाएंगे। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई। देखिएगा जब हम पाई लिख रहे थे तो हम ऑप्शन झांक रहे थे। कभी कभी क्या होता है कि आयतन आप निकाल रहे हैं और आप पाई रख के पाई छोटे साथ निकाल दिए, जबकि ऑप्शन में कई बार पाई नहीं रखना रहता है, पाई के फॉर्मेट में आंसर रहता है। तो एक बार ऑप्शन जरूर आप भी देखा कीजिए कि वॉल्यूम जब निकाल रहे हैं तो ऑप्शन में कहीं पाई रहेगा तो पाई का वैल्यू मत रखिएगा। बाकी पाई आर स्क्वायर, देखिए व्यास 3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस हो जाएगा 3/2, और इसका स्क्वायर करना है पाई आर स्क्वायर तो 9/4, और हाइट कितना है 14। बस इतना सा काम है। इसमें भी देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 11 22, 11 9 99। तो इस तरीके से इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 50 सेंटीमीटर डायमीटर वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। परिमाप, वृत्त का परिमाप, सरकमफ्रेंस पूछा गया, सर्किल का सरकमफ्रेंस। आपको पता है सर्किल के सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई। देखिए इसमें देखिए ऑप्शन में पाई दिया है ना, तो मत रखिए वैल्यू पाई, 2 पाई। और आर रेडियस कैसे निकलेगा, अगर डायमीटर 50 है, देख रहे हैं व्यास, डायमीटर अगर 50 है तो रेडियस कितना होगा, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, रख दीजिए यहाँ। तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 पाई, 25 दूनी 50 पाई, इस तरीके से। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इंस्टॉलमेंट वाला सवाल है। देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज में बोला गया कि 10% का रेट है, 11,550 की राशि उधार ली गई है और आपसे बोला गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर देना है, उसने ब्याज सहित संपूर्ण मिश्रधन भुगतान 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। सवाल समाप्त हो गया। आपसे फाइनली पूछा गया है प्रत्येक किस्त का मान बताइए। तो किस्त वाले सवालों को रेशियो से बनाइएगा तो सबसे मस्त बनता है, सबसे मस्त बनता है। बेस्ट टेक्निक हम आपको सिखाते हैं। 10% का अगर रेट है तो बेस्ट ये रहता है, ऐसे लिखिए 10 से 11 बढ़ जाएगा, और दूसरे साल क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 100 से 121, इस तरह से होगा। और चूंकि कहा गया बराबर किस्त तो इसको बराबर कर दीजिए। बराबर कैसे करिएगा, यहाँ 11 है, 121 है, इसको 11 से गुना कर दीजिए, ये भी 11 से गुना कीजिएगा 110। ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपके इंस्टॉलमेंट्स हो गए। ये इंस्टॉलमेंट है, ये सब दोनों इंस्टॉलमेंट है, बराबर हो गया इंस्टॉलमेंट। और ये जोड़ दीजिएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, देखिए 210। आपसे यही बताया है कि प्रिंसिपल कितना है, 11,550, ऐसे लिखिए 11,550 क्या है, प्रिंसिपल है, यानी 210 यूनिट का मान है। और आपसे पूछा क्या है, देखिए किस्त, तो किस्त का वैल्यू कितना यूनिट है, 121 यूनिट, तो गुना किससे होगा, 121 से। आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 कट रहा है, 7 से काट लीजिएगा और बहुत आसानी से आपको आंसर 6655 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। इस सवाल में देखिए लिखा है चतुर्भुज पी क्यू आर एस एंगल आर और एंगल एस का समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। जैसे चतुर्भुज बना लीजिए, कैसा भी बना लीजिएगा, ऐसा कोई क्या नहीं है, दिया हुआ कुछ भी नहीं है, बस ऐसे लिख लीजिए पी क्यू आर एस, ऐसे। आर और एस का समद्विभाजक, आर और एस का समद्विभाजक यानी ऐसा लाइन जो आर और एस को बराबर बराबर बांटों में बांटे, ऐसा एंगल बनाना है, ऐसे साइड। आर और एस के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब जो समान रूप से, नाम से समझिए, समद्विभाजक यानी 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा इस तरह बढ़ानी है। और ये कहां मिलेंगे, समद्विभाजक टी पर मिलते हैं, चतुर्भुज के अंदर। इस पॉइंट को दिया गया है टी पर मिलते हैं। एसटीआर का वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है 87.5,
और आपसे पूछा है कि पी और क्यू का अनुपात 2:3 है, यानी इसका अनुपात दिया ये 2 अनुपात, ये वैल्यू कितना है, पी क्यू 3, ये अनुपात है, ध्यान दीजिएगा डिग्री नहीं है, 2 अनुपात 3 है। और आपसे पूछा है क्यू और पी के मापों का अंतर, तो पी और क्यू में डिफरेंस पूछा गया, अंतर, डिफरेंस। तो आखिर इस सवाल को बनाएंगे कैसे? बहुत आसान है, बहुत आसान। आप सवाल को एक बार पढ़ लीजिए, फिगर को रिलेट कर लीजिए, सवाल सीखिए। सबसे पहले आपको सीखना है कि अगर त्रिभुज में 3 कोनों में से एक कोण 87.5 है, तो बचे हुए कोनों का योग कैसे निकलेगा? 180 में से इसको माइनस कीजिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, माइनस कीजिए तो 80 तो खत्म हो जाएगा, 7.5 100 में से ये हो जाएगा 92.5। अब अगर इन दोनों का सम 92.5 है, इन दोनों का सम 92.5 है, तो उसको डबल करिए ताकि इस दोनों का सम निकल जाए, क्योंकि हाफ हाफ है। अगर हाफ हाफ है तो इसको फुल करना है, डबल कर दीजिए, इसको 2 गुना करिए, 2 गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 90 का दुगुना 180 और 2.5 का दुगुना 5, 185। तो 185 किसका योग निकला? आर और एस का, 185। अब आप सोचिए कि पी और क्यू का कितना निकलेगा? चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 होता है, तो 360 में से जब हम 2 कोनों का योग माइनस कर देंगे 185, तो बचेगा कितना? 175। और ये 175 किसका वैल्यू है? पी और क्यू का योग। 2 और 3 में बांटिए, 2 3 5, 5 से काटिए, 5 5 25, 5 5 सॉरी 5 5 25 नहीं, 5 3 15 और यहाँ 2 5 5 25, 35 डिग्री। एक यूनिट का वैल्यू 35 और इन दोनों का अंतर मांगा है, 2 और 3 का अंतर है कितना? 1। 1 बराबर कितना हो गया? 35 डिग्री। तो इसका आंसर आप आराम से 35 डिग्री लगा सकते हैं। अगर कभी आपके मन में ऐसा सवाल आए कि किसी किसी सवाल में 1 मिनट ज्यादा, 1 मिनट लग जाता है या 2 मिनट लग जाता है, तो आप ये भी समझिए कि 4-5 सवाल या कई बार उससे भी ज्यादा ऐसे सवाल भी होते हैं जहां आपका वक्त बचता भी तो है। आप 2-2 सेकंड में भी तो सवाल करते हैं, बिना पेन के भी सवाल कर लेते हैं। तो जहां आपका वक्त बचता है वहां बचाइए। 5 से 7 या 10 सवाल में आपका वक्त बचेगा, वही 10 सवालों में जो बचाया हुआ वक्त है कुछ सवालों में लगेगा भी, वहां आपको लगाना भी पड़ेगा। ठीक है, चीजों को समझिए, बैलेंस वर्क है, एक पेपर बैलेंस होता है। ठीक है, कुछ सवाल अगर टफ है तो कुछ थोड़ा सा इजी भी है। ओवरऑल पेपर बहुत मस्त रहता है। आप ओवरऑल पेपर बना के देखिए, आप 100% बना लेंगे, पूरा में पूरा मैथ, पूरा में पूरा रीजनिंग 100% बनेगा। बस आप टेक्निक सीखिए बाबू। देखिए यहाँ पे 4/5 प्लस 1/10, पहले तो इसको जोड़िए क्योंकि पहले ब्रैकेट का काम होगा। जोड़ दिया हम लोग, नीचे बराबर कर लिए, ऊपर देखिए 4 दूनी 8 और 1 9/10। अच्छा 9/10 को अगर 9/10 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1। इसमें भाग क्या देना है? सेम वैल्यू है, बराबर हो गया, 1 हो गया। बहुत आसान है। देखिए अगला सवाल, इस सवाल में देखिए लिखा है 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्य अनुपाती 14 है। आप समझिए, मध्य अनुपाती मतलब रूट अंडर ए बी। अगर मध्य अनुपाती के आधार पर ऑप्शन एलिमिनेट करिएगा तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन में क्या होगा? रूट अंडर ए बी, 2 गुने 98। अगर आप ध्यान देंगे तो इसका वैल्यू 14 ही आएगा। चेक करिए, देखिए 98 में से एक 2 ले लीजिए, तो यहाँ 2 को 2 हो जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ 49 का बाहर क्या आएगा? 7। देख रहे हैं कितना आया? 14 ही आ गया। अगर आप इसको भी चेक करिएगा तो क्या होगा? देखिए रूट अंडर ए बी करिएगा तो यहाँ से 4, यहाँ से 7 हटा दीजिए, 2 को 7, 1 को 7 बाहर, 4 का 2 बाहर, तो 7 दूनी 14, फिर से 14 आ गया। यानी सबका मध्य अनुपाती 14 ही आ रहा है, इसका नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला 14 नहीं देगा। तो ये ऑप्शन तो गलत है, मान लेते हैं। बाकी 3 ऑप्शन मध्य अनुपाती के आधार पर सही मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप तृतीय अनुपाती का ऑप्शन इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करना कि कौन से ऑप्शन में थर्ड प्रोपोर्शनल 4802 है, तो बहुत आसानी से आपको पहला वाला आंसर मैच कर जाएगा। एक बार ध्यान दीजिएगा, हम सिखाते हैं यहाँ पे कि तृतीय अनुपाती कहने का मतलब क्या है। तृतीय अनुपाती कहने का मतलब है कि b² a। आप समझिए कि 49 × 49 करने को और बटे में 4, ये तो कटेगा ही नहीं, तो कहां से आएगा 4802? ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। आप इसको देखें, 28 × 28 बटे में 7, अगर इसको काटिएगा तो आपको लगता है कि 28 का 4 गुना करने से या 30 का 4 गुना करने से 4802 आ जाएगा? नहीं आ सकता। तो इसीलिए बोल रहे हैं आपको कि जैसे ही आप मध्य अनुपाती चेक करेंगे तो उतना ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होगा। लेकिन जैसे ही थर्ड प्रोपोर्शनल चेक करना शुरू करेंगे, आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। कभी भी ऐसे सवालों को ऑप्शन से ही बनाइए, कभी भी इसको लॉन्ग एक्स और वाई मानकर और पूरा लंबा चौड़ा सॉल्यूशन मत करिए। ऑप्शन इसको बनाने का बेस्ट अप्रोच है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल को देखिए, लिखा है कौन से सहअभाज्य है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम। अच्छा, को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब है जिसमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। तो कौन से ऐसे 2 ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कॉमन नहीं है? जैसे मान लीजिए कोई कहे कि 52 और 24 साफ दिख रहा है, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कि नहीं दोनों? तो पक्का है कि ये इसमें 2 कॉमन है। कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। को प्राइम का मतलब जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1, HCF 1 हो, कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है। अच्छा देखिए ये क्या, इसमें कुछ कॉमन है क्या? आप चेक करिए। चेक कैसे करते हैं? देखिए अगर नंबर फंसता है तो कैसे चेक होता है? छोटे नंबर को पकड़िए, 49 की 7 2 7 7 देखिए 7 से कटेगा कि नहीं? 7 6 42, 3 35, 7 5 7 से कट गया। तो जब कट ही गया दोनों 7 से, तो ये कैसे को प्राइम होगा? नहीं होगा।
ये तो खैर आंसर ही है, इसमें तो कुछ भी नहीं कटेगा। ये देखिए 77 और 360, क्या ये कट रहा है किससे? आप खुद चेक कीजिए, 77 को तोड़िए पहले 11 और 7 में, आप चेक कीजिए, देखिए 11 3 33, 11 33 कट रहा है 11 से, तो 11 से ये भी कट रहा है, 11 से ये भी कट रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है। ये ऑप्शन क्यों सही है? क्योंकि 81 और 16 को कोई नहीं काट सकता। जिस नंबर से 81 कटेगा उस नंबर से 16 नहीं कटेगा, जिस नंबर से 16 कटेगा उस नंबर से 81 नहीं कटेगा। यानी ये आपस में क्या है? को प्राइम है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 81 को भी काट दे और 16 को भी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल को देखिए, इसमें लिखा है संख्या 6 7 समथिंग समथिंग दिया है, निम्न में से कौन से कटेगा, किससे कटेगा? तो सबसे पहले आपको समझना है इस सवाल में कि अगर लास्ट में 1 है तो कंफर्म है कि 2 से नहीं कटेगा। लास्ट में अगर 1 है तो 2 से तो कंफर्म है कि नहीं कटेगा, और 2 से अगर नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा। तो कंफर्म है। अब हमें या तो आंसर 3 होगा या फिर 11। किससे कटेगा, कैसे चेक करें? तो 11 से चेक करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, पर 3 से चेक करना आसान है। तो बस 3 से चेक कर लीजिए, अगर सही हुआ तो 3 और नहीं सही हुआ तो 11 मार देंगे। तो ऑप्शन से इस सवाल को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। अब चलिए 3 से चेक कैसे करते हैं, देखिए 2 1 3 कट गया, 3 से अंकों का योग, रूल याद है ना 3 का, वही वाला रूल लगा रहे हैं। देखिए 3 से कट गया, 3 से कट गया, 5 4 9 अंकों का योग कट गया, 9 3 से कट गया 8 7 15, 3 से कट गया, 3 से कट गया, 3 से पूरा पूरी कट ही गया, इसीलिए हमारा सही आंसर क्या है? 3। 3 से ये नंबर पूरा पूरा कटेगा। तो इस तरीके से सोचिएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, लिखा है एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना जल्दी भरता है, एफिशिएंसी दिया हुआ है। कह रहे हैं ए जो है वो बी से, एक पाइप जो है वो दूसरे पाइप से 3 गुना जल्दी भरता है। कहने का मतलब अगर इसका एफिशिएंसी 1 है तो इसका एफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो दोनों मिला के 1 घंटे में कितना भरेंगे? 4, और भर कितने में रहे देख रहे हैं? 32 मिनट में भर देता है। तो अगर ये 1 मिनट में 1 यूनिट भरता है, ये 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, तो 1 यूनिट में 1 मिनट में दोनों मिलकर 4 भर रहे हैं और 32 मिनट में पूरा भर देते हैं। देखिए लिखा है ना, दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 में पूरा भर देते हैं। तो एक साथ मिलाइए 4 और 32 चौके 128, 32 चौके 128। तो धीमा पाइप मतलब जो जिसकी एफिशिएंसी 1 है, इससे भाग दे दीजिए। धीमा पाइप कितने मिनट में समय लेगा, कितने मिनट में टंकी को पूरा पूरा भर देगा? तो इसका आंसर होगा 128। 1 से भाग देंगे तो 128। अगर यहाँ पे धीमी पाइप की जगह तेज पाइप पूछा होता तो भाग 3 से देना पड़ता। समझ में आ रहा है? 3 से 128 को भाग देना पड़ता। नहीं, कटे ना कटे वो बात का इशू है, आंसर क्या होगा हम आपको बता रहे हैं कि अगर तेज पाइप होता तो 3 से भाग देते, भले वो फ्रैक्शन में ही आता बट वही आंसर होता। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल में देखिए, इसमें लिखा है कि ए और बी के आयु का अनुपात 5:9 है। ध्यान से देखिएगा सवाल, इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप खाली देखिए। ए और बी के आयु का अनुपात 5:9 है। 7 साल बाद बी की आयु 52। सोचिए इस बात को कि 7 साल बाद अगर बी की आयु 52 है तो अभी बी कितने का होगा? 7 साल बाद 52 का है, अभी 45। और अभी अगर 45 का है और बी के बारे में कह रहे हैं कि वो 9 यूनिट का वैल्यू रखता है, तो 9 यूनिट का वैल्यू अगर 45 है तो एक का वैल्यू 5, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा 5 5 25 साल। यानी ए जो है वो 25 साल का है। अब ए के बारे में पूछ रहे हैं कि 6 साल पहले, ध्यान दीजिएगा बउआ, यहाँ पे पूछा है 6 साल पहले ए की आयु। अभी अगर कोई 25 का है तो 6 साल पहले कितने का होगा? है ना क्लियर? बात समझ में आ रहा है? क्लियर है 19 साल? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल में देखिए, इसमें लिखा है 41 संख्याओं का औसत 62 है, 18 संख्याओं का औसत इतना है। देखिए इसमें थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि लिखने में बनेगा। देखिएगा कि 41 संख्याओं का औसत अगर 62 है, पहली 18 संख्याओं का औसत 65.5 है और अंतिम 24 का औसत 61.5 है। सबसे पहला काम होता है इस तरह के सवालों में कि आप डेविएशन चेक कर लीजिए। अगर यहाँ 62 है या 65.5 है तो ये 3.5 ज्यादा है। क्लियर? और 18 से गुना कर लीजिए, 18 पंचे 90, 0 9, 18 या 54 और 9, 9 4 13 यानी 63 प्लस में आएगा। इसके बाद यहाँ चेक कर लीजिए डेविएशन कितना है, 61.5। ये 62 से कितना कम है? 0.5 कम है। एवरेज अगर 0.5 कम है तो ओवरऑल संख्या 24 से गुना कीजिए, ओवरऑल कितना कम हो जाएगा? माइनस में कितना जाएगा? 12। 24 गुना हाफ कितना हो जाएगा? 12। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्लस 63 है और वहां पे माइनस 12। सॉल्व करने पे कितना आएगा? प्लस का 51 आएगा, प्लस का 51 आएगा। सॉल्व करना तो जोड़ दीजिए, बस जोड़िएगा तो अपने घट जाएगा 63 में से 12, 51 आएगा। अब आपको समझना है कि अगर 18वीं संख्या की बात करें, सबसे पहले ये जानिए कि अगर 41 संख्या टोटल था और 18 और 24 जोड़िएगा तो देख रहे हैं 42 संख्या हो जा रहा है। 18 संख्या और 24 संख्या जोड़ने पे कितना हो रहा है? देख रहे हैं 8 4 12, 42 संख्या हो जा रहा है। तो संख्या था 41 और हो गया 42, यानी ओवरलैपिंग है, एक नंबर दोनों तरफ से काउंट हुआ है, तो ओवरलैपिंग वाले में सेम रहता है। यानी अगर 18वीं संख्या निकालना रहता, अगर हमें 18वीं संख्या निकालना रहता तो हमें केवल क्या करना पड़ता कि ये 62 में प्लस 51 कर देते तो 18वीं संख्या निकल के आंसर आ जाता। पर प्रॉब्लम क्या है? कह रहे हैं कि 18वीं संख्या को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। और 51 को अब कह रहे हैं शेष संख्याओं का औसत। अब 41 संख्या में से अगर आप एक संख्या निकाल देंगे तो अब आपको इसको 40 से भाग भी देना पड़ेगा एवरेज के लिए।
इस तरीके से। अब 4 से इसको आप भाग देके जीरो लगा लीजिए, देखिए काट दे रहे हैं, इसको भी सॉल्व कर देना है पूरा। 4 एकम 4, 1 11, 4 दूनी 8, 3 30, 4 7 28, 2 20, 4 5 20, और इस जीरो की वजह से ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा 1.275। आप 62 में से 1.275 घटा के देख लीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60.725। आप 62 में से 1.275 घटा के देखिए, 60.725 आ जाएगा। तो ये एक अच्छा सवाल था इस 12 सितंबर के पेपर में, जो सेकंड शिफ्ट में पेपर आया है उसमें ये एक बहुत अच्छा सवाल माना जाएगा, जिसमें थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल है, ये बहुत आसान सवाल है। देखिए लिखा है रेलगाड़ी एम एन एक खंभे को पार कर रहे हैं इतने में और इतने में। रेलगाड़ी एम की जो लंबाई है एन की लंबाई की आधी है। यहाँ कह रहे हैं कि रेलगाड़ी एम की जो लंबाई है वो एन की लंबाई की आधी है, यानी ये एक्स है, ये अगर 2x है तो ये x है। ये क्या है, इनकी लंबाई, इनकी डिस्टेंस है, लंबाई ले लीजिए, लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन। और कह रहे हैं कि ये जो ट्रेन है वो 30 सेकंड में गाड़ी, ये जो ट्रेन है खंबा को 30 सेकंड में पार करता है, और ये ट्रेन खंबे को 60, देख रहे हैं 1 मिनट 45 सेकंड, तो 105 सेकंड में पार करता है। ये टाइम है, ये टाइम है खंबे को पार करने में लगने वाला टाइम। और आपसे पूछा है स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, x बाय 30। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, 2x बाय 105। आपसे स्पीड का रेशियो पूछा है, बस स्पीड का रेशियो निकालिए, हो जाएगा। यही पूछा, देखिए एम और एन के चालों का अनुपात बताइए, स्पीड का रेशियो। अगर आपको ये नहीं पता है कि स्पीड में आप डिस्टेंस और टाइम, तो ठीक है, डिस्टेंस में आप लंबाई क्यों ले रहे हैं, तो ये बात जानिए कि जब एक ट्रेन एक खंबे को पार करता है तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई। वो खुद की लंबाई को पार करता है जब वो एक इंसान को पार करता है तब, तो ऐसे हो जाएगा। बाकी रेशियो है बाबू, एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105, ये हो जाएगा 7:4 बाबू, 7:4 क्रॉस हो जाएगा, वहां वाला 7, 2 दूनी 4, इस तरह से। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले सवालों की ओर बढ़ रहे हैं। निम्न में से किसमें कोई समानांतर भुजा का युग्म नहीं होता, सब में होता है, केवल पतंग ऐसा होता है जिसमें नहीं होता। बाकी समलंब में भी एक तो होगा, समचतुर्भुज में दोनों होगा, आयत में भी दोनों होगा, पतंग में कोई नहीं होगा। क्या लिखा है, 11 से लेकर 30 तक की आभाज्य संख्याओं का औसत। ये बहुत सिंपल सा है, 11 के बाद आपका आभाज्य संख्या 13 है, 17 है, 19 है, और 20 के बाद दुइये को आता है बाबू, एगो 23 आता है, एगो 29 आता है, और इनका एवरेज निकालना है तो खाली 5 से भाग दे दीजिए, बहुत आसान है, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा, खाली जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अगले सवाल में हम चल रहे हैं। इस सवाल में देखिए, ये सवाल भी एक तरह से आपको गिफ्ट ही दिया गया है। एग्जामिनर ने पूछा है कि कौन से वर्ग में ओवरऑल विद्यार्थियों में लड़कियों का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। और जब आप अलग अलग वर्ग देखेंगे, 4 वर्ग हैं बाबू, 10A, 10B, 10C और 10D, तो चारों वर्ग में आपको देखना है कि लड़कियों का परसेंटेज किसमें ज्यादा है। तो साफ साफ दिख भी रहा है कि 10C में लड़कियों का परसेंटेज, देख रहे हैं कहाँ गया हुआ है, हाँ ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला लाइन बाबू, तो गर्ल्स का लाइन देख रहे हैं सबसे ऊपर गया हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज हाई किसमें है, 10C में है। ये बहुत आसान है, आप देखकर भी इसका उत्तर आराम से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज 12 सितंबर सेकंड शिफ्ट के सारे सवालों को आपको सिखाया है। आप मन लगा के इस पूरे वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। अगर आप कमजोर विद्यार्थी हैं, धीरे धीरे आपको छोटी छोटी बातों से इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होता जाएगा, आपका स्पीड, आपका एक्यूरेसी सब बढ़ता जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय ऑल ऑफ यू।